बाइस्कोप पर आप खबरों पर वो चर्चा देख रहे हैं जो हम अक्सर न्यूज़ रूम में करते हैं, और यही वजह है कि अब तक की जितनी भी चर्चाएं हुई उसका कोई लॉजिकल एंड नहीं मिला। चूँकि पत्रकार अगर बहस करें और लॉजिकल एंड आप ढूंढ लें तो आप महान हैं। तो वो ऐसा कुछ आपको नहीं मिलेगा इसमें। लेकिन इस तीसरे पार्ट में हम राष्ट्रीय खबर की चर्चा करेंगे और कुछ रैपिड फायर खबरों की भी चर्चा करेंगे, बहुत संक्षेप में जिसकी चर्चा होगी। लेकिन 2022 में हम ये कह रहे हैं कि 2021 में जो आँच उठी वो 2022 में कहाँ तक पहुँचेगी, वो खबरें कौन सी हैं। तो अब जिस खबर की चर्चा हम करने जा रहे हैं, जिसकी राष्ट्रीय लेवल पर काफ़ी चर्चा होगी, और वो खबर है चुनाव की। 5 विधानसभा के जो चुनाव होने हैं उनकी सबसे ज़्यादा चर्चा होगी, और उसमें उत्तर प्रदेश की चर्चा शायद सबसे ज़्यादा हो। तो उत्तर प्रदेश में माहौल बन गया है, बिल्कुल प्रधानमंत्री खुद उतर चुके हैं चुनावी मैदान में, एक तरह से हम कह सकते हैं, और उन्होंने कैंपेन प्रचार अपने हाथ में ले लिया है। काशी में जिस तरह से वो कॉरिडोर खोला गया बाबा विश्वनाथ का, उसके बाद से बहुत कुछ आपको सुनने और देखने को मिल रहा है। दीवारों से पैसे निकल रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यूपी में। और अगर दीवारों से पैसे निकल रहे हैं तो पैसे किसके हैं, वो इंटरेस्टिंग है। चूँकि अखिलेश यादव कहते हैं कि बीजेपी ने खुद ही अपने लोगों पे छापा मारकर 300 करोड़ रुपए निकाल लिए, तो ये तो कमाल का लॉजिक है। और अगर वो पैसे उनके नहीं हैं तो किसके हैं, कौन है, किसके समर्थन में उतने सारे पैसे थे जिसे इनकम टैक्स ने पकड़ लिया। वो कहते हैं कि वो पैसा बीजेपी के लोगों का ही था। फिर वो ये भी आरोप लगाते हैं कि बीजेपी इनकम टैक्स को उतार रही है इसमें। तो वो तमाम तरह की बातें हैं, हम कह सकते हैं कि वो जिस पर चर्चा करना ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो यूपी का जो माहौल है वो हम देखेंगे कि यूपी का माहौल किस तरह का है। अभी तक में कितना ज़ोर पकड़ा है यूपी का माहौल। चूँकि रंजन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहे हैं तो स्टार्ट इन्हीं से करते हैं। वहाँ की पॉलिटिक्स के हिसाब से क्या लगता है कि अभी का जो माहौल है ये कितना आगे, कितना गर्माएगा? और देखिए, यूपी में तो किसी भी तरह का चुनाव हो तो उसे निश्चित तौर पे वो गरमाना ही गरमाना है। एक मामूली यूनियन का इलेक्शन होता था हम लोगों के वक्त इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का, तो उसमें जो गहमा गहमी देखने को मिलती थी या जो वाद विवाद होता था और यूनियन हॉल के सामने, वो सारी चीज़ें अभी एक फ्लैशबैक जैसा मेरे जहन में आ रही हैं। तो यूपी का चुनाव निश्चित तौर पे बहुत ही दिलचस्प होने जा रहा है। और अगर हम ये आगामी विधानसभा चुनाव की बात करें तो योगी आदित्यनाथ जी की भी ये कड़ी परीक्षा है। चूँकि पहली बार यूपी में बीजेपी जो है एक चेहरे के साथ चुनाव लड़ने जा रही है। पिछला चुनाव आपको याद होगा कि एक कोई चेहरा नहीं था, मोदी जी के नाम पर लड़ा गया था, प्रधानमंत्री मोदी के नाम पर। लेकिन ये पहला अवसर है कि योगी आदित्यनाथ एक चेहरा हैं और वो इस चुनाव में जा रहे हैं। हाँ, यहाँ पर ये भी कहना होगा कि अखिलेश यादव भी इस बार बहुत ही सोच समझकर अपने चाल चल रहे हैं। और पहली सफलता उन्हें तब मिली जब उन्होंने इलेक्शन को बाइपोलर कर दिया। बसपा पूरी तरह से आउट दिख रही है, जैसा कि विशेषज्ञ अपने ये में बतला रहे हैं विश्लेषण के दौरान कि बसपा दिख नहीं रही है। हालांकि उनका कुछ वोटर जो होता है वो इंटैक्ट होता है, जो वो 10-11% के आसपास है, वो वोट बसपा को मिलेंगे, ये तय है। लेकिन जो बाकी वोट बैंक में जो सेंधमारी होती थी, जो भाजपा विरोधी वोट था, उसको कंसोलिडेट करने के लिए अखिलेश जो है पूरा जोर लगा रहे हैं और इसमें कुछ हद तक उन्हें सफलता भी मिली है। मुस्लिम वोट बैंक की बात हम करें तो जो मुस्लिम वोटर हैं वो उसमें से ज़्यादातर सपा के साथ जा रहे हैं। पहले भी जाते थे, लेकिन उसमें से एक हिस्सा मायावती के पास भी जाता था, जो इस बार होता बहुत नहीं दिख रहा है। तो यहाँ पर अखिलेश भी बहुत सोच समझकर अपने चाल चल रहे हैं। हालांकि उन्होंने जो वो बयान दिया था, जो इत्र वाले व्यापारी के घर छापा पड़ा था और उसके बाद उन्होंने कहा था कि ये बीजेपी के लोग हैं, तो ये बयान जो है थोड़ा सा अटपटा था, इसलिए क्योंकि वो इस तरह से एक तरह से वो बीजेपी सरकार की ईमानदारी
को पर ही मुहर लगा रहे थे कि वो अपने ही लोगों पर छापा करवा रही है, तब तो फिर इसका मतलब अगर ऐसा होने लगे तब तो राजनीतिक दल ईमानदार है। तो इस तरह के बयान से बचना चाहिए। मुझे लगता है स्ट्रैटेजिस्ट से शायद पूछे बगैर उन्होंने ये बयान दे दिया होगा, नहीं तो वो बहुत सोच समझकर बयान दे रहे हैं, अपने चलिए, रैलियों को बहुत अच्छे ढंग से ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और कहाँ जाना है ये बात बहुत अच्छे ढंग से ही अखिलेश मैनेज कर रहे हैं। ओवैसी फैक्टर, मुझे लगता है उदय उसमें बहुत इंटरेस्ट रखते हैं न्यूज़ रूम में। ओवैसी फैक्टर उदय कितना देखते हैं आप, कितना यूपी में दिख रहा है आपको? ओवैसी अभी से सक्रिय हो गए हैं और ओवैसी जब आते हैं तो कहीं न कहीं माना जाता है कि फ़ायदा बीजेपी को मिलता है, क्योंकि बिहार में अभी भी ये कहा जाता है कि अगर ओवैसी 5 सीटें नहीं जीतते तो एनडीए को मुश्किल हो सकती थी। लेकिन बंगाल में तो ऐसा कुछ नहीं हुआ। बंगाल में ममता बनर्जी को लगता है इस बात की आहट पहले से थी कि ओवैसी अगर यहाँ आते हैं तो ओवैसी को बहुत ज़्यादा मौका नहीं दिया गया। वहाँ किसी लोकल स्थानीय नेता भी ओवैसी के संपर्क में नहीं आए और जिस तरह से वो विधायकों को तोड़ते हैं तो उस तरह से बंगाल में नहीं दिखा था। तो चूंकि यूपी में अब वो सक्रिय हो चुके हैं तो कहीं न कहीं विपक्ष को तो ये लगता है कि ये बीजेपी को मजबूत कर रहे हैं और बिहार में जो कुछ हुआ है उससे ये कहीं न कहीं ये बात साबित भी होती है। तो अब ये तो देखने वाली बात ये क्या ये हूबहू आपको लगता है वैसा ही हो जाएगा जैसा बिहार में हुआ? बिहार में चूंकि कांटे की टक्कर वाली स्थिति थी, चूंकि चिराग पासवान अलग फ्रंट खोले हुए थे तो इसलिए बड़ा रिस्क जोन पे चुनाव था। कोई भी बहुत ही बारीक अंतर से सत्ता किसी के भी हाथ जा सकती थी, लेकिन यूपी में ऐसा होता दिखाई नहीं दे रहा है। पिछली बार आप सपा और बसपा एक साथ आप थे। बीजेपी में रहते हैं, बीजेपी के अंदर वो कहता है ना कि चीजें स्प्रेड हो जाती हैं। क्या बीजेपी में यूपी चुनाव को लेकर बीजेपी ऑफिस में कभी आपको पैनिक दिखता है या आपको लगता है कि चीजें वहाँ लोग कंफर्टेबली ले रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बीजेपी यही है कि संगठन स्तर पर काम करती है। देश के किसी भी राज्य में अगर चुनाव हो तो ये जो झारखंड है वो बीजेपी यूपी और बंगाल दोनों से सटा हुआ है और दोनों पड़ोसी राज्य है। तो इसलिए यहाँ का जो संगठन है वो पूरी तरह से चुनाव के वक्त में काम करता है। काफ़ी संख्या में यहाँ के नेता जो हैं वो स्टार प्रचारक के तौर पर शामिल होते हैं। संगठन से जुड़े हुए लोग वहाँ पर काम करने जाते हैं। तो चुनाव से पहले पूरी तरह से पार्टी यहाँ से जो है अपने वर्कर्स को भेजते हैं प्रदेश स्तर पर काम करने के लिए। तो अभी भी यूपी को लेकर के बीजेपी पूरी तरह से मुस्तैद है और यहाँ पर जो सारी एक्टिविटीज़ थी वो कम हो चुकी है। यूपी के एक्टिविटीज़ में यहाँ के नेता शामिल हो रहे हैं। हाल के दिनों में जो काशी कॉरिडोर का वो हुआ, लोकार्पण हुआ, तो आप देखिए कि झारखंड में एक इवेंट किया गया। भले ही यहाँ के नेता वहाँ शामिल हुए, लेकिन एक इवेंट को, ये यूपी से सटा हुआ राज्य है तो यहाँ तक उस इवेंट को लाया गया और पूरे प्रदेश में एक बड़ा इवेंट जो है लाइव प्रसारण रखा गया। तो ये तमाम चीजें बीजेपी स्ट्रेटेजी के साथ करती है, इसलिए संगठन यहाँ से भी वहाँ काम करने के लिए जाती है। चलिए शैलेंद्र जी, आप दिल्ली की पत्रकारिता में रहे हैं और वर्षों रहे हैं, तो आपको क्या लगता है, क्या माहौल एकदम पहले ऐसा लग रहा था कि योगी के फेवर में है सब कुछ और ऐसा लग रहा था कि कोई बड़ा मुकाबला नहीं है, क्या अब ये मुकाबला नज़दीकी हो गया? हालांकि सर्वे अभी भी बहुत का अंतर दिखा रहे हैं, लेकिन मैं उन सर्वे पे बहुत ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता। वो मैनिपुलेटेड होते हैं बहुत ज़्यादा, तो उनको ट्रस्ट नहीं करना चाहिए। और जो भीड़ दिख रही है अखिलेश यादव की सभाओं में, क्या आपको ऐसा लगता है कि वहाँ चीज़ें चेंज हुई हैं? अचानक चुनाव को देखते हुए बहुत सारे फैक्टर्स उभर के आ गए, जो हमेशा होता है बीजेपी प्रदेशों में कि ठीक इस समय रोज़गार की बात बड़े ज़ोर शोर से उठाई जाती है और यूथ को एक तरह से गोलबंद किया जाता है। धर्म वाले मामले पे लोग बचने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसमें स्ट्रांग होल्ड हो जाता है बीजेपी का। तो क्या अब आपको लगता है कि सेम वही सारी बातें अब यूपी में रिपीट होंगी और यूथ एक बार एक तरफ हो जाएगा या यूथ से चीज़ें डिसाइड हो जाएंगी? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता कि सिर्फ यूथ से सारी चीज़ें डिसाइड होंगी। अभी यूपी के इलेक्शन में सिर्फ अखिलेश यादव के लिए करो या मरो की स्थिति नहीं है, योगी आदित्यनाथ के लिए भी है। और ये इतना इम्पोर्टेंट इलेक्शन है कि इससे 2024 की दशा और दिशा भी तय होगी, ऐसा माना जा रहा है। इस इलेक्शन का प्रभाव सिर्फ स्टेट ही नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट की आगे की नीतियों पर भी पड़ने वाली है।
सरकार की योजनाओं पर भी पड़ेगी। जीत या हार सरकार को रीथिंक करने के लिए मजबूर करेगी इस पे। तो इस मायने में बहुत इम्पोर्टेंट इलेक्शन है ये। अब रही बात अखिलेश यादव जो हैं, जो मुख्य विपक्ष बन के उभरे हैं, भीड़ तो एक पैमाना है, लेकिन बंगाल में हमने बीजेपी में जिस तरह की भीड़ देखी थी उस तरह से रिजल्ट आए नहीं उसमें। दूसरा फैक्टर ये है कि अभी हम ओवैसी की बात कर रहे थे, तो एक बड़ा संबल मिला है यूपी में अखिलेश यादव को, या वहाँ के का जो मुस्लिम मतदाता है उसको भी एक मैसेज बंगाल से हासिल हुआ है कि जिस तरह सारे अपोजिशन के लोग मिलकर के उन्होंने वोटों को बंटने से रोक दिया, तो एक वहाँ भी ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश हो रही है बड़े जोर शोर से कि बंटने नहीं देना है वोट को, इंटैक्ट रखना है इसको। तो ये एक बड़ा सपोर्ट है अखिलेश यादव के लिए। लेकिन बीजेपी के लिए कई प्लस पॉइंट है। एक प्लस पॉइंट ये है कि ये विकास को भी साथ लेकर चल रहे हैं। ढेर सारी विकास की योजनाएं, एक्सप्रेसवेज, ये पैरेलल चल रहा है। तो ये विकास की बातें तो अखिलेश भी कर रहे हैं। हाँ, अखिलेश कर रहे हैं अपने कार्यकाल की। हाँ, नहीं, अपने कार्यकाल की कर रहे हैं वो, लेकिन और क्रेडिट की होड़ भी आप देख ही रहे हैं, कुछ भी हो रहा है नहीं, तो वो वो कह तो- रहे हैं कि ये मैंने किया। नहीं, तो विकास तो देखिए, जो जिसके सपोर्टर हैं वो उसकी बात मान लेंगे। हाँ। जो समाजवादी पार्टी का सपोर्टर है वो मान लेगा कि अखिलेश सही कह रहे हैं, जो भाजपा का सपोर्टर है वो मान लेगा कि हाँ भाजपा के लोग सही कह रहे हैं। तो इसमें आखिर विकास किसके साथ है? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि दोनों अपना पक्ष रखेंगे, इलेक्शन है, दोनों अपना पक्ष रखेंगे। बीजेपी ये कोशिश कर रही है कि हम विकास को भी पैरेलल लेकर के चलें। उसके साथ एक प्लस पॉइंट है कि मोदी जी खुद मोर्चा संभाल चुके हैं और मोदी जी का अभी जादू बना हुआ है, ऐसा हम लोग देखते हैं। हाल के दिनों में जो काशी कॉरिडोर, बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर में जो उन्होंने किया, जो रिस्पांस मिला लोगों का, ये एक बड़ा फैक्टर है। तो अभी तो चुनाव और नज़दीक आएंगे, वो तो सारे पत्ते निकाले जाएंगे, फेंके जाएंगे, उसमें अभी कहना मुश्किल है, लेकिन एज तो योगी आदित्यनाथ को हासिल है। चलिए शाम भाभी, मोदी फैक्टर कितना आपको देखा ही पड़ रहा है वहाँ पे? मोदी फैक्टर कितना काम करेगा? जी, जैसे कि अभी चुनाव होने वाला है और चुनाव के पहले ही अब ऐसी सिचुएशन हो गई है कि लगातार मोदी खुद उतर गए हैं और प्रचार में लगे हुए हैं। शिलान्यास किया जा रहा है या फिर काशी कॉरिडोर का जिस प्रकार से वहाँ पर लोकार्पण किया गया, उसके पहले भी राम मंदिर को लेकर जिस प्रकार से भूमि पूजन किया गया, तो ये सारे फैक्टर्स कहीं ना कहीं मोदी से ही कनेक्टेड है और यूपी चुनाव में इसका बहुत ज़्यादा असर देखने को मिलेगा, क्योंकि यूपी एक ऐसा राज्य है जहाँ पर आस्था बहुत अहमियत रखती है और उसमें लगातार हमारे जो प्रधानमंत्री हैं मोदी, उनके द्वारा इस तरह से पूजा पाठ करवाए जा रहे हैं या फिर लोकार्पण करवाया जा रहा है जिससे लोगों की आस्था जुड़ी हुई है। क्योंकि काशी कॉरिडोर के बारे में अक्सर लोग ऐसा सोचते आए थे, बट कभी किसी ने ये सोचा नहीं था कि इसे एग्जीक्यूट भी किया जा सकता है और वो प्रधानमंत्री मोदी ने कर दिया। अब लगातार जितने भी शिलान्यास के कार्यक्रम किए जा रहे हैं यूपी में, मोदी और योगी दोनों साथ में ही नजर आ रहे, तो मोदी फैक्टर तो ज़रूर है। जिस प्रकार से उनका जादू, कहा जाता है कि मोदी का जो जादू है वो अभी भी देखने को मिल रहा है और यूपी में काफ़ी ज़्यादा इसका असर देखने को मिल रहा है। चलिए एक इम्पॉर्टेंट है, अब बजाय 2014 के चुनाव के बाद तो कोई ऐसा चुनाव हुआ ही नहीं जिसमें मोदी फैक्टर ना हो। चलिए अब इसको हम लोग समाप्त करें इस कार्यक्रम को, लेकिन कुछ जैसा हमने वादा किया था, कुछ क्या हम कह सकते हैं, जो आँच 2021 में उठी थी वो 2022 तक जाएगी। हाँ माई तो एक मामला तो वो क्रिकेट का है, जो विवाद विराट कोहली वर्सेस रोहित शर्मा था पिछले जून जुलाई तक, वो बाद में विराट कोहली वर्सेस सौरव गांगुली हो गया भाया रवि शास्त्री। और अब उसमें चेतन शर्मा की एंट्री हुई है और चेतन शर्मा जब उसमें आ चुके हैं तो अब ये आँच 2022 में भी कुछ दिन तक वो उस आग को गर्म करके रखने वाली है। चलिए ये एक टॉपिक मैं थोड़ा चेंज करके बोल दूं कि हम थोड़ा इकोनॉमी पे आ रहे हैं। इकोनॉमी में तो बाकी अर्थव्यवस्था रफ्तार पकड़ेगी, कोरोना से उभरेगी, ये सब बातें अपनी जगह है, लेकिन 2022 जो होगा उसमें बिल्कुल नया खिलाड़ी सामने आ रहा है, वो है क्रिप्टो करेंसी। तो लेकिन उसको रेगुलराइज करने की बहुत सारी बातें चल रही हैं। अल सल्वाडोर ने अभी नहीं। अल सल्वाडोर ने उसको लीगल वैलिडिटी दे दी है, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको माने पार्शियल वैलिडिटी दी, बहुत बड़ी इंडिया कंपनियां इसको दे रही। रेगुलराइज करने के बारे में सोच रहा है। इंडिया भी नहीं करेगा, सोच रहा है। लेकिन अगर वर्ल्ड वाइड अगर ये रेगुलराइज हो रहा है तो इंडिया को तो कुछ न कुछ करना ताकि पड़ेगा। हाँ, ताकि इंडिया उसको इसको ये छोड़ करे। नहीं सकता। कोरोना को लेकर अभी चर्चा छिड़ी और मुझे लगता है
शांभवी इंटरेस्टेड थी उस बारे में बात? जैसा कि हमारा आज का टॉपिक है कि 2021 की जो आँच है वो 2022 तक जाए, लेकिन कोरोना एक ऐसा टॉपिक है जिसकी आँच 2019 में ही लग गई है, कोविड-19, और उसके बाद वो आँच सुलगते सुलगते 2020 तक गई। जब लगा कि ठंडी हो रही है तो फिर एक बार वापस से सुलग गई, और अब जब वापस से सबकी ज़िंदगी लग रहा था कि सामान्य हो रही है तो एक बार फिर से ये आग सुलगने लगी, और अब ऐसा लगता है कि 2021 से अब ये 2022 तक भी प्रवेश कर रही है। तो पहले डेल्टा थी, अब ओमिक्रॉन आ गई है, और अभी भी डेल्टा के मामले खत्म नहीं हुए, अब लगातार एक बार फिर से इसमें इजाफा देखने को मिल रहा है। अगर विश्व की बात करें तो अलग अलग ऐसे देश है जहाँ पे अब पर डे लाखों की संख्या में मरीज सामने आ रहे हैं, और भारत में भी अब लगातार मरीजों में इजाफा हो रहा है। बिल्कुल बच कर रही है, हम तो बार बार ऐसे में कहेंगे सजगता कि बहुत हाँ, जरूरी हो गई है। बहुत जरूरी है। मास्क का साथ जो है वो नहीं छूटना चाहिए, बिल्कुल, भले ही साल बदल जाए। हाँ, एक और टॉपिक है वो जो सुशांत सिंह राजपूत की मृत्यु के बाद जो है जो फिल्म इंडस्ट्री पर जो जिस तरह के आरोप लगे हैं, और उसके बाद से वो विवादों में घिरती नज़र आ रही है फिल्म इंडस्ट्री। अभी लेटेस्ट शाहरुख खान के बेटे को लेकर जो नशा का एक ये चल रहा है, तो क्या लगता है कि जया बच्चन जो नशे के कारोबारी हैं उनको भी श्राप देगी? शैलेंद्र जी। नहीं, जया बच्चन बिल्कुल नहीं देगी। नशे के कारोबारियों को नहीं, श्राप मुझे नहीं लगता है देगी। जया इसके पीछे बच्चन ने रवि किशन पर भी तंज कसा था कुछ साल पहले और पिछले साल, और कहा था कि भाई जिस थाली में आप खाते हैं उसी में छेद कर देते हैं। तो मुझे लगता है तो कि ये इतने सेलेक्टिव होने की जरूरत है 2022 में, क्या लगता इंडस्ट्री है? जो है, इंडस्ट्री अपने आप में अपने आप को बंद करके रखना चाहती है, और वो ये चाहती है फिल्म इंडस्ट्री कि उसमें जो कुछ भी हो रहा हो उसमें बाहरी दुनिया का हस्तक्षेप ना हो। और वो इसलिए आप देखेंगे कि जितनी भी बड़ी बातें हुई जिस पर चर्चा हो जानी चाहिए थी, दिव्या भारती की मौत का मामला हो, श्रीदेवी की मौत का मामला हो, सुशांत सिंह की मौत का मामला हो, सब ये उम्मीद कर रहे थे कि जो कुछ भी फेयर है वो सामने निकल कर आएगा, लेकिन वो रहस्य बनकर रह जाती हैं वो बातें। अब एक जो झारखंड से जुड़ा मामला है जिसमें भी रहस्य है, कभी पर्दा उठता है कभी गिरता है, वो है, हम बात कर रहे थे सरयू राय और जो रघुवर दास के बीच की लड़ाई है, तो उसको कितना देखता है, कितना गंभीरता से लेना चाहिए 2022 के लिए मदन? बिल्कुल, देखिए ये पुराना विवाद है और कह सकते हैं कि ये खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि दोनों आदमी पॉलिटिकल हैं, एक दूसरे के आरोप प्रत्यारोप एक ही क्षेत्र से। जब रघुवर दास मुख्यमंत्री थे तब उनके साथ वो कैबिनेट मंत्री थे, और फिर उन्होंने बीजेपी छोड़कर निर्दलीय उनको हराया, एक मुख्यमंत्री को हराया, तो वो अपने आप को भी कदावर मानते हैं। तो ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये दोनों का जो विवाद है वो एक जगह के लिए है, और वो जगह किसकी होगी इसको लेकर के भी लड़ाई चलती रहती है। तो 22 में ये कंटिन्यू करने ये वाला है। लगातार चलेगी, क्योंकि हेमंत सरकार को रघुवर दास, ये सरयू राय जी जो है बार बार याद दिलाते रहते हैं उन तमाम चीज़ों को, चाहे वो चॉकलेट की बात हो, चाहे वो टी शर्ट की बात हो, वो बातें हर बार चर्चा में आती है, और सरयू राय रघुवर दास से उसको जोड़ते क्या हैं। ये राजनीतिक से व्यक्तिगत होता जा रहा है क्या? बिल्कुल, इसको आप मान सकते हैं कि अब वो राजनीति से चलकर जो है व्यक्तिगत होता जा चलिए, रहा है। मैं मुझे लगता है कि इस आज को थोड़ा सा अरेंज कर दें हम, और अब जो आखिरी बात हम करना चाह रहे हैं वो ये है कि कोरोना से बचिए। कोरोना जिस तरह से फैल रहा है उससे बचाव कीजिए, खुद का भी परिवार का भी, ये बहुत ज़रूरी है। और दूसरी अहम बात जो हम कहना चाहेंगे वो ये है कि 22 बहुत सारी उम्मीदों को लेकर आया है, इससे व्यर्थ मत जाने दीजिए। अपना जो क्रिएटिव जो कुछ भी आप करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो सब कुछ करते रहिए। कार्यक्रम के अंत में आज हम श्रद्धांजलि देंगे उनको जो आज वैष्णो देवी के दरबार में भगदड़ मची और 12 भक्तों की जान चली गई वहाँ, तो उन सभी को श्रद्धांजलि देते हैं हम बाइस्कोप के इस मंच से। फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। ये जो न्यूज़ रूम की चर्चा थी उसको हम अलाव के ज़रिए, अलाव के साथ बैठकर आपके साथ हमने उसको शेयर किया है। इस चर्चा में बहुत ज़्यादा तकनीकी पक्ष हमने जानबूझकर नहीं जोड़ा ताकि ये बोझिल ना हो जाए। फिर भी हम उम्मीद करते हैं आपने इसे एंजॉय किया होगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए।
धन्यवाद।